हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्रा में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना नया टॉपिक जो है समेटिव असेसमेंट यानी सारांशात्मक मूल्यांकन या तो इसको एक और नाम से जानते हैं, योगात्मक मूल्यांकन के भी नाम से जानते हैं। कैसे? योगात्मक, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी इसको जानते हैं। आइए हम देखते हैं होता क्या है। ये नाम बहुत कन्फ्यूजन करते हैं सीटेट के क्वेश्चन में, ये नाम बहुत ही। अब सारांशात्मक मूल्यांकन नहीं जानते होंगे, समेटिव असेसमेंट जानते हैं या तो योगात्मक मूल्यांकन जानते हैं। इसलिए मैं नए नए नाम को बिल्कुल हाईलाइट करता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करें तो आप उसमें उलझे ना, उससे सुलझें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं होता क्या है। मैंने बताया था यह जो भी आप पढ़ रहे हैं वह जब एक यूनिट आपकी पढ़ाई जा चुकी हो, जैसे आप कोई भी यूनिट आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यूनिट के लास्ट में यह एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और इसके लिए एक न्यूनतम टाइम डिसाइड रहता है। टाइम एंड डेट दोनों डिसाइड रहते हैं पहले से ही, ठीक है। आइए एक सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। क्या होता है कि सारांशात्मक या योगात्मक मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम की एक इकाई के अंत में छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। मैंने बताया ना, इकाई के अंत में जो भी छात्र होते हैं उन्होंने क्या अचीव किया है उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इनमें उनकी सीखने की गुणवत्ता और प्रदर्शन का परीक्षण होता है, यानी बच्चा जितना सीखा है और कितना सीखा है वह कितने अच्छे से उसका प्रदर्शन कर पा रहा है, वो इसमें उसका परीक्षण किया जाता है। किसमें? समेटिव असेसमेंट में। मैंने कल बताया था आपको जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था। कौन सा? फॉर्मेटिव असेसमेंट था। उसमें क्या होता था, उसी के दौरान होता था, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता था। पर नहीं, ये समेटिव असेसमेंट जो होता है यह इकाई के अंत में होता है, ठीक है, और इसकी टाइम और डेट दोनों फिक्स होती है, ठीक है। बच्चे के अंदर कितनी गुणवत्ता है और वह प्रदर्शन किस प्रकार से कर रहा है इसका परीक्षण किया जाता है। किसमें? समेटिव असेसमेंट में, ठीक है। ऑप्शन देंगे कि कौन सा ऐसा असेसमेंट यानी आकलन, कौन सा आकलन है जो शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान होता है और शिक्षण प्रशिक्षण के बाद होता है। तो शिक्षण परीक्षण के बाद जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है और शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया के जो दौरान होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है। जो समेटिव असेसमेंट है उसका उद्देश्य होता क्या है, ठीक है। उसकी उद्देश्य क्या होता है कि छात्र की कुल उपलब्धि का मूल्यांकन करना। क्या? छात्र की जो टोटल अचीवमेंट है, कौन? टोटल अचीवमेंट, ठीक है। अचीवमेंट जो छात्र की होती है, टोटल कुल उपलब्धि, उसका पता करना, ठीक है। सेकंड, छात्रों को ग्रेड या रैंक देना। अब बच्चा जिस हिसाब से उसकी उपलब्धि है, जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रहा है, उसके हिसाब से उसको ग्रेड देना, ग्रेड A, B, C, या फिर उसको रैंक डिसाइड करना कि आप फर्स्ट रैंक पे हैं, ठीक है, सेकंड रैंक पे हैं या थर्ड रैंक पे हैं, आपकी कौन सी रैंक है या फिर ग्रेड है। आपके अचीवमेंट के हिसाब से आपको वो ग्रेड या रैंक जो है दिया जाता है, ठीक। और यह जानना कि बच्चों ने क्या और कितना सीखा है, ठीक है, बच्चों ने क्या और कितना, ठीक है, कितना लर्न किया है, ठीक है, कितना क्या और कितना सीखा। कैसे पता चलेगा कि बच्चों का पेपर, जब बच्चा छात्र जो भी शिक्षक होंगे वह अपने ईयरली जो पेपर होते हैं उसमें जो भी टेस्ट होंगे उनके डेट फिक्स रहते हैं, ठीक है, उनके डेट फिक्स रहते हैं। बच्चा जिस हिसाब से प्रदर्शन करता है, ठीक है, जिस हिसाब से प्रदर्शन करता है
उसी हिसाब से उनको ग्रेड या रैंक दिया जाता है और उसी प्रदर्शन के हिसाब से ही यह पता चलता है कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा है। प्रदर्शन के हिसाब से पता चलता है कि बच्चे ने क्या और कितना सीखा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो है नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कुछ ग्रेड के कुछ नंबर या फिर उसके प्रदर्शन के हिसाब से आप उसको ये बता दो कि हाँ बच्चा कितना सीख सकता है या फिर बच्चा कितना कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों असेसमेंट में सबसे बेस्ट जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो टीचिंग लर्निंग के दौरान होता है। ये एनसीएफ भी मानता है, ये चीज़ एनसीएफ भी मानता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके सामने फॉर्मेटिव असेसमेंट है और समेटिव असेसमेंट है, उसमें सबसे बेस्ट क्या होता है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं। समेटिव असेसमेंट की एक मिनट, जो समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं उसको देख लेते हैं। अब यह मूल्यांकन कक्षा कार्य समाप्त होने के बाद होता है। मैंने बताया कि आपकी जब यूनिट 1 यूनिट या 2 यूनिट या आपका सिलेबस जो होता है, ठीक है, आपका सिलेबस जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यह किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः यह औपचारिक और योजनाबद्ध होता है। मैंने बताया कि इसका डेट और टाइम दोनों फिक्स रहता है। ठीक है, इसका डेट और दोनों टाइम फिक्स रहता है। ये इसमें ग्रेड और अंक दिए जाते हैं। बिल्कुल मैंने बताया कि इसमें ग्रेडिंग होती है, उनके जो प्रदर्शन रहता है, ठीक है, जिस हिसाब से वह प्रदर्शन करते हैं उस हिसाब से उनको ग्रेड या अंक दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। पर इसमें ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें लिखित परीक्षाएं और परियोजना और असाइनमेंट भी शामिल होता है। इसमें लिखित परीक्षाएं भी होती हैं जो साल के अंत में किया जाता है, या फिर आपकी इकाई के अंत में होता है, या फिर आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है अंत में होता है। परियोजनाएं भी शामिल होती हैं, जो बच्चा टेस्ट होते हैं, जो है काफ़ी सारी योजनाएँ की जाती हैं, उसमें बच्चों को शामिल किया जाता है। उसके हिसाब से उसके औपचारिक तरीके से पता किया जा सकता है, और बच्चों को कुछ असाइनमेंट भी दिया जाता है कि आप ये असाइनमेंट आप कंप्लीट करके लाइए, जिसमें प्रैक्टिकल आ जाता है। ठीक है, और सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक। आपको मैंने पहले भी बताया था जब इसके टाइप्स बता रहा था, डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है, ठीक है, यानी नैदानिक मूल्यांकन जो होता है, उसमें क्या करता है, पहले जो भी चीज़ें हैं पहले उसके बारे में पता, ये नैदान मतलब पता लगाना, सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ कि पता करना कि चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं और किस तरीके से हैं। नैदान मतलब एक होता है रेमेडियल, ठीक है, एक होता है रेमेडियल होता है, ठीक है, और एक होता है डायग्नोस्टिक। तो रेमेडियल में क्या होता है, इसका उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। पर डायग्नोस्टिक जो होता है, नैदानिक जो होता है, उसमें किसी भी चीज़ का पता किया जाता है। अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं, जो ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं। नैदानिक मूल्यांकन क्या होता है, नैदानिक मूल्यांकन एक प्रकार का पूर्व मूल्यांकन, मैंने बताया ना, प्री असेसमेंट होता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि छात्रों की ताकत, कि उनकी ताकत क्या है, ठीक है, किस में वो स्ट्रांग है और किस में सबसे बेस्ट हैं, उनकी कमजोरियां क्या हैं, ठीक है, बच्चे का कौन सा वीक पॉइंट है, ठीक है, बच्चे का कौन सा वीक पॉइंट है जिसको जान लेना, ठीक है, और उनका पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान क्या है, उनका प्रीवियस नॉलेज, जो उनका प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है उसको जानना, ठीक है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, मतलब बच्चा की ताकत, उसकी कमजोरी, उसका पूर्व ज्ञान, सब कुछ जानना, और उन सब में कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसका पता लगाना, ठीक है। किस लिए पता लगाना, ताकि शिक्षण उसी अनुसार शिक्षण योजना बना सकें, यानी लेसन प्लान जो आप बनाएं उसके हिसाब से बनाएं, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है, हमारा एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर,
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमारा, ठीक है, बाल केंद्रित आधारित शिक्षा हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो उसमें बच्चों की कमजोरियां, उनकी ताकत, उनका प्रीवियस नॉलेज, जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उससे होने वाली कठिनाइयों को पहचाने, फिर उसी के हिसाब से आप लेसन प्लान बनाएं, ठीक है। इसका नैदानिक मूल्यांकन यही होता है, समझ गए। मैंने आप पहले बताया था कि नैदानिक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक जो होता है, असेसमेंट होता है, वो प्री असेसमेंट भी कहलाता है। इसको प्री असेसमेंट भी कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको प्री असेसमेंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे दे देते हैं। वो सीटेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों की ताकत, कमजोरियां और उनके पूर्व ज्ञान को सीखने में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका पता लगाना और फिर उसके हिसाब से पाठ्य योजना अपना तैयार करना, ताकि बच्चा और अच्छे से सीख पाए, ठीक है। अब इसके पर्पस देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है इसके, कि सीखने की कमियों की पहचान करना, ठीक है। बच्चा किस चीज़ में वीक है, ठीक है, बच्चा किस चीज़ में वीक है, जब आप उसके वीकनेस को जान लोगे तो उसके हिसाब से आप उसका प्रीवियस नॉलेज जानोगे, ठीक है, उसका प्रीवियस नॉलेज भी जानोगे कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज ये था और बच्चा इस चीज़ में वीक है। जब आप बच्चे को प्रीवियस नॉलेज जान लोगे और उसकी कमियां जान लोगे, ठीक है, तब बच्चे का आप क्या कर सकोगे, उपचार कर सकोगे। और जब आपको बच्चे की कमियां ही नहीं पता हैं तो उसका उपचार कैसे करोगे, ठीक है। इसका उद्देश्य मुख्य क्या है, बच्चों की कमियों की पहचान करना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान करना। बिल्कुल, स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले, जिनको स्पेशल शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी बहुत से बच्चे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या फिर जो भी मेंटली होते हैं, मतलब कमियां उनकी जानना, जो जिनको विशेष आवश्यकता दी जा सकती है, या फिर उनको स्पेशल टाइम दीजिए आप, ठीक है। स्पेशल टाइम देके बच्चों की कमियों को जानिए, फिर उसका उपचार करिए। पर उपचार नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें विशेष कमियां, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी पहचान करना है। इसमें मैंने बताया था कि आपको डायग्नोस्टिक में सिर्फ पहचान करना है, उनका उपचार नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षकों को उपयुक्त शिक्षण रणनीति बनाने में मदद करता है। जब बच्चों की कमियां आप जान लेंगे तो बच्चे के प्रीवियस नॉलेज भी पता चल जाता है। पहले बच्चे की वीकनेस प्लस बच्चे की प्रीवियस नॉलेज, उसके हिसाब से तब आप लेसन प्लान बनाओगे कि बच्चे को, अब बच्चे की कमियां पता चल गई हैं, उनके प्रीवियस नॉलेज पता चल गए हैं, फिर उसके हिसाब से अब आप बच्चे की स्टडी करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, किसी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले, नए टॉपिक की शुरुआत से पहले किया जाता है। बिल्कुल, मैंने बताया कि आपको कि आपको यह चीज़ किसी भी चीज़ से पहले की जानी चाहिए। यानी नए टॉपिक शुरुआत आप कर रहे हैं, उससे पहले आप एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दो उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसे आपका जल थीम है, यानी जल थीम के ऊपर आपका टॉपिक जल थीम है, ठीक है, आप पहले ही क्वेश्चन पुटअप कर दो कि आप जल के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, या फिर जल प्रदूषण क्या होता है, उसका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, या फिर आप पूछिए कि जल के बारे में आप सब क्या जानते हैं, किस किस तरीके से होता है, पेयजल अपने धरती पे कितने % होते हैं। तो बच्चा कुछ भी आंसर देगा तो उससे उसकी प्रीवियस नॉलेज और उसकी वीकनेस और स्ट्रांग पॉइंट सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि छात्रों की समस्याओं और कमजोरियों पर केंद्रित होता है। बिल्कुल, छात्रों की जो भी समस्याएं होती हैं और जो भी कमजोरियां होती हैं उनके हिसाब से फिर लेसन प्लान तैयार किया जाता है। मैंने बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इस टाइम चल रहा है, तो बच्चों की समस्याएं और उनकी कमजोरियां जानने के बाद ही आप उनको पढ़ाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका विशेषताएं देखते हैं। इसमें अंक या ग्रेड नहीं दिए जाते, बिल्कुल भी। जैसे मैंने बताया था कि समेटिव असिस्टमेंट में आपको ग्रेड या अंक दिए जाते हैं, आपको ग्रेड या नंबर दिए जाते हैं, पर इसमें आपको ग्रेड या अंक नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, विशेषताएं। यह पुनः शिक्षण,
ठीक है, यह पुनः शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। यानी बच्चों की टॉपिक कोई शुरुआत से पहले उनके बारे में जानना, प्रीवियस नॉलेज उनका जान लेना, ठीक है, फिर उनकी समस्याएं और कमजोरियों को जानना, ठीक है। उसके बाद से जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, तो आप अपने लेसन में, ठीक है, आप अपने लेसन में सुधार करके फिर आप क्या दें, उनको रिमेडियल टीचिंग दें, यानी उपचारात्मक शिक्षण। फिर उनको पुनः आप शिक्षण प्रणाली बनाइए और उसके हिसाब से, बच्चों के हिसाब से, उनकी कमियों के हिसाब से फिर आप अपना लेसन प्लान बनाइए और बच्चे को सिखाइए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि सहपाठी मूल्यांकन, जो सबसे बेस्ट होता है, यानी पीयर असेसमेंट। बच्चा एक दूसरे के साथ सीखता है, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है कि सहपाठी मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र अपने सहपाठियों के कार्य का प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। यानी बच्चे को आप ग्रुप में बना दीजिए, ठीक है, बच्चे की ग्रुपिंग कर दीजिए और एक टॉपिक उनको दीजिए, ठीक है, एक टॉपिक आप उनको दीजिए और ग्रुप बनाइए। उनसे बोलिए कि पहला स्टूडेंट दूसरे की कॉपी चेक करेगा और दूसरा स्टूडेंट पहले की कॉपी चेक करेगा। ऐसे ही तीसरा स्टूडेंट चौथे की कॉपी चेक करेगा और चौथा स्टूडेंट जो होता है वो तीसरे की कॉपी चेक करेगा और उसका फिर मूल्यांकन करेगा, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव फीडबैक देगा। इससे क्या होता है कि हमें एक दूसरे की क्षमताओं का पता चलता है, एक दूसरे की कमियां पता चलती है और एक दूसरे का पॉजिटिविटी भी पता चलती है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, छात्र अपने सहपाठियों के कार्य या प्रदर्शन का मूल्यांकन खुद करते हैं, ठीक है। पहले से तय मानदंडों के आधार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जो कि पहले से ही फिक्स रहती है, ठीक है, पहले से चीज़ें फिक्स रहती है, उसके बाद फिर वो अपना सकारात्मक प्रक्रिया देते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि पीयर असेसमेंट का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि छात्रों को शिक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। बिल्कुल, बच्चा बोरिंग महसूस करता है, ठीक है, बच्चा बोरिंग महसूस करता है, बोरियत महसूस करता है, उसको एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रुपिंग कराई जाती है, ठीक है। यह ग्रुप असेसमेंट इसके लिए किया जाता है ताकि बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करे, यानी सकारात्मक रूप से शामिल रहे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं कि आत्म मूल्यांकन और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करना। यानी जब आप ग्रुप में बच्चे को बांट दोगे, ठीक है, और बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, बच्चे का मूल्यांकन करेंगे तो उससे उनका सेल्फ असेसमेंट भी होता है कि बच्चा खुद अपने आंसर जानता है। जब वह अपने पीयर्स यानी सहपाठी का मूल्यांकन करेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ, इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं या फिर ये सही है या गलत है, तो सेल्फ असेसमेंट भी होता है और बच्चा उसको विश्लेषण करता है, ठीक है, बच्चा उसको विश्लेषण करेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं और ये चीज़ें ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना। बिल्कुल, बच्चे में जो वाइगोत्स्की हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने, ठीक है, वाइगोत्स्की बताते हैं, वाइगोत्स्की जो हैं सहयोगात्मक अधिगम के पिता कहा जाता है। इन्होंने बताया है कि जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी सहयोगात्मक जो अधिगम होता है, वो सबसे बेस्ट होता है कि बच्चा अपने साथियों के, अपने संपर्कों के, अपने प्रियजनों के साथ रहता है तो बच्चा और अच्छे से सीख पाता है। वही इसकी विशेषता है जो पीयर असेसमेंट की है कि सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ठीक। आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं कि मूल्यांकन शिक्षक द्वारा नहीं होता है। बहुत सही बात कि इसमें टीचर मूल्यांकन नहीं करता है बल्कि उसके सहपाठी द्वारा किया जाता है, ठीक।
पूर्व निर्धारित मानदंडों पर आधारित होता है। बिल्कुल इसमें फिक्स रहता है कि आपका मूल्यांकन कब और किस तरीके से होगा, और टॉपिक भी बताया जाता है कि इस टॉपिक पर आपको टेस्ट देने हैं और आपके जो ग्रुप में रहेंगे वही आपकी कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, इसमें अंक, केवल अंक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रक्रिया भी शामिल है। इसमें नंबर भी शामिल हैं प्लस पॉजिटिव फीडबैक भी हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी दिया जाता है इसमें। ठीक है, और क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, यह संचार, आत्मचिंतन और सह अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, बिल्ड्स कम्युनिकेशन एंड रिफ्लेक्शन स्किल। बिल्कुल सही, यह आत्मचिंतन और सह अधिगम को बढ़ावा देता है कि बच्चा खुद से चिंतन करता है कि उसने क्या नया सीखा और किस तरीके से सीखा। ठीक है, वह और कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, किस में सुधार करना है। तो बच्चा अपने सहपाठियों से सीखता है और आत्मचिंतन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ असेसमेंट यानी आत्ममूल्यांकन। यानी इसमें टीचर की कोई भी भूमिका नहीं रहती, इसमें जो स्टूडेंट रहता है, ठीक है, जो भी स्टूडेंट रहता है इसमें खुद का मूल्यांकन करता है। सेल्फ, नाम से जैसे ही पता चल रहा है कि सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का मूल्यांकन खुद ही करना है। ठीक है, आत्ममूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं अपने अधिगम, प्रदर्शन या प्रगति का मूल्यांकन करते हैं कि मैं कहाँ पे था, ठीक है, मैं कहाँ पे था और कहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने कितना ग्रो कर लिया है। ठीक है, बच्चा खुद का मूल्यांकन करता है, खुद का सेल्फ असेसमेंट करता है कि बच्चा कहाँ पे था और कहाँ पर पहुँच चुका है, उसके अंदर कितना नॉलेज हुआ है और कितना ग्रोथ हो चुका है। ठीक है, वही इसमें दिया गया है। आइए हम डेफिनेशन देखते हैं कि आत्ममूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र स्वयं अपने अधिगम, प्रदर्शन या प्रगति का मूल्यांकन करते हैं ईमानदारी और आत्मचिंतन के साथ निर्धारित मानदंडों के आधार पर। यानी कोई भी टॉपिक आप देंगे, ठीक है, कोई भी टॉपिक आप उनको देंगे और उनसे बोलिए कि आप इसके आंसर दीजिए। ठीक है, आप इसके आंसर दीजिए और सेल्फ असेसमेंट करिए। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करिए, खुद मूल्यांकन करिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है। एक दूसरे को कॉपियाँ बांटिए और उसको पता करिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई है और कितना सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके पर्पस देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, छात्र को अपने अधिगम लक्ष्यों के प्रति जागरूक बनाना, यानी बच्चा जब खुद अपनी वीकनेस पता चल जाएगा, ठीक है, बच्चा जब अपने खुद वीकनेस के बारे में जानेगा और जब कमियां पता चल जाएंगी तो उसको सुधारने की कोशिश करेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक बनेगा कि ये कमियां हैं, इसको मैं कम कर दूं तो मैं अपने लक्ष्य के जो हमारा गोल है, जो हमारा गोल होता है उसके प्रति बढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपनी ताकत और कमजोरियों पर विचार। बिल्कुल अपनी कौन सी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, उसको और अच्छे से बता सकता है या फिर उसको और एफर्ट डाल सकता है। और कमजोरियाँ, उसकी कौन कौन सी कमजोरियाँ हैं, कौन कौन सी वीकनेस हैं, उनको जानना और उन पर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट है सीखने में स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। बच्चों के अंदर जो सेल्फ असेसमेंट होता है, मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, पर जो भी बच्चे सेल्फ असेसमेंट करते हैं उनमें फ्रीडम और जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है। ठीक है, जब आप सेल्फ असेसमेंट कराएंगे तो बच्चा फ्रीडम, मतलब आप उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे को खुद कह रहे हैं कि आप अपना मूल्यांकन खुद करिए, तो बच्चा उससे इमोशनली टच होगा, इमोशनली जुड़ेगा और बच्चा खुद उसका जिम्मेदारी खुद पर लेगा कि मैं अगर ये चीज़ नहीं सीख पा रहा हूँ तो इसमें मेरी गलती है और अपनी वीकनेस को सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य यह होता है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं। यह मूल्यांकन छात्र खुद करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें आत्मचिंतन और ईमानदार मूल्यांकन होता है।
ठीक है, मैंने आपको बताया था। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन और ऑनेस्ट जजमेंट, बिल्कुल बच्चा जो ईमानदार होगा, जो भी ईमानदार होगा वह खुद का मूल्यांकन करेगा और अपनी कमियों को दूर करेगा। ठीक है, पूर्व निर्धारित मानदंडों और चेकलिस्ट पर आधारित होता है। बिल्कुल, चेकलिस्ट यानी मैंने आपको बताया था, आप एक लिस्ट तैयार करिए कि मेरी वीकनेस कहाँ है और पॉजिटिविटी क्या है, और पॉजिटिविटी को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, वीकनेस को कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, आप एक चेकलिस्ट बना दीजिए, और यह पूर्व निर्धारित मानदंडों पर होता है कि आपको पहले से ही फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विकास और सीखने की जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। सेल्फ असेसमेंट जो होता है उसका पर्सनल डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, खुद का यानी व्यक्तिगत विकास जो होता है उस पे, और सीखने की जिम्मेदारी को यानी बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है उसको बढ़ावा देता है। कौन सा? सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, आइए अब ये जो असेसमेंट हमने सारे पढ़े थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, समेटिव असेसमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या मैंने पढ़ा, पीयर्स असेसमेंट, ठीक है, उसके पास क्या पढ़ा हमने, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, अब इन सारे असेसमेंट को हम जो हमारे थीम्स हैं, जल माने यानी वाटर, फूड, वेस्ट और शेल्टर, जो हमारे 4 थीम्स हैं, इन पर कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, इन पर कैसे इसका यूज करेंगे या फिर जो असेसमेंट है इन पर कैसे लागू करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पे देखेंगे, यानी जो हमारा वाटर टॉपिक है, जो वाटर थीम है, उसको हम किस तरीके से उसका असेसमेंट कर सकते हैं, यही हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वाटर ले लेते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पुटअप करेंगे बच्चों से कि पानी कहाँ से आता है। ठीक है, पानी कहाँ से आता है, बिल्कुल बच्चा कुछ न कुछ बताएगा, उससे उसके प्रीवियस नॉलेज और उसकी वीकनेस पॉइंट और उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगी। आप उस हिसाब से बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। आप असेसमेंट करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसका रेमेडियल करेंगे, पहले डायग्नोस करेंगे, आप उसके कारण का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद उसका उपचार करेंगे कि बच्चा हाँ इस जगह वीक है, इस जगह कमज़ोर है, या फिर बच्चे का प्रीवियस नॉलेज ये है, उसके बाद उसको बढ़ावा देंगे। ठीक है, वाटर थीम्स, इसमें क्या कहना है, बच्चे से पानी कहाँ से आता है ये पूछना। ठीक है, फिर चित्र बनवाकर समझ का मूल्यांकन करना, यानी बच्चों को पहले ये पूछिए कहाँ से आता है। ठीक है, जब बच्चा बता दे तो उसको बताओ कि एक चित्र, एक ग्राफ जो है बनाकर जो है सबको दिखाओ कि यहाँ से पानी आता है और इस तरीके से आता है, इस मीडियम में चेंज होता है। ठीक है, और पीने योग्य पानी कितने होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये जल प्रदूषण होता है, जल का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों से पूछिए। नेक्स्ट, फूड यानी भोजन से, ठीक है, विभिन्न खाद्य वस्तुओं की पहचान कराना, यानी कौन कौन सी खाद्य वस्तुएं हैं, किस तरीके से होती हैं, प्रोटीन, वसा या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं, उनको पहचान कराना और वर्गीकरण करवाना कि कौन कौन से टाइप के फूड होते हैं। ठीक है, उन सब का पहचान करवाना और उनको वर्गीकृत करना अलग अलग भाग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा वेस्ट, जो हमारा वेस्ट होता है कचरा, पोस्टर के माध्यम से कचरे का प्रबंधन की समझ करना, यानी पहले उनको बताइए कि जो वेस्ट होते हैं किस किस तरीके के वेस्ट होते हैं, फिर उनका पोस्टर छपवाना, एक जो ग्रीन होता है और एक होता है ब्लू। आप ग्रीन में गीला कूड़ा डालते हैं, ठीक है, आप ग्रीन में गीला कूड़ा डालते हैं और सूखा कूड़ा जो है आप ब्लू में डालते हैं। 2 टाइप में आप बांटिए और उनको क्या कहिए कि उसका प्रबंधन, यानी किस तरीके से इसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे पोस्टर बनाएं। ठीक है, इस पे पोस्टर बनाएं और किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं, इसको भी आप बच्चों से बोलिए करने को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं शेल्टर यानी आवास, वर्कशीट पर विभिन्न घरों को सही से मिलवाना, यानी आप एक तरीके से आप स्टेट्स बना दो। ठीक है, रुको बता रहा हूँ, एक तरफ आप स्टेट बनाओ और एक तरफ शेल्टर, बच्चों से बोलिए। ठीक है, अब
इधर लिख दीजिए असम, आसाम, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। अब इधर लिख दीजिए आप मिट्टी के घर, मिट्टी के घर और लकड़ी के, बांस के, बम्बू, बम्बू के घर। अब इसका मिलान कराइए, तो आप आसाम में जो होते हैं बम्बुओं पर बनते हैं और राजस्थान में जो मिट्टी और घास फूस के घर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आप वर्कशीट पर मिलान करवाइए, ठीक है। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और मैंने आपको बताया है जैसे पहले ही कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं आपका उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।